हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणव है और आज हम हमारी एमएल सीरीज़ के दूसरी वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, हम इस सीरीज़ में बुक को फॉलो करेंगे, एमएल लर्निंग विद मशीन लर्निंग विद पाइथन बुक। ये हम अभी करंटली इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग के ऊपर है, यानी डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड आप काम कर सकें, डायरेक्टली कोडिंग। तो हम थ्योरी में तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो वीडियो वन में हमने कवर किए थे मैट्रिसेस, एरेज एंड वेक्टर्स के ऑपरेशंस एंड उनमें काम कैसे करते हैं, उनसे डील कैसे करते हैं। और जो हमारा चैप्टर टू है इस किताब का, वो है लोडिंग डेटा, यानी किसी भी एमएल सिस्टम को बनाने का पहला कदम होता है रॉ डेटा को सिस्टम में एंटर कराना। अब डेटा सेट्स कई टाइप के होते हैं, सी एस वी, एक्सेल, जेसॉन या एसक्यूएल भी हो सकता है। तो किसी भी डेटा सेट फाइल, लॉग फाइल या डेटाबेस को सिस्टम में एंटर कराने के लिए, ताकि एक डेटा की पाइपलाइन शुरू हो सके, उसके लिए कुछ आपको चीज़ें आनी चाहिए जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, कुक बुक में हमेशा प्रॉब्लम्स दी होती है एंड हम इनके सॉल्यूशंस कोड लिखेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही फंडामेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स है और इनके सॉल्यूशन कोड को जब मैं समझाऊंगा तो आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से सीख चुके होंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पल डेटा सेट कैसे बनाते हैं, देन एक सिमुलेटेड डेटा सेट, यानी एक आर्टिफिशियल डेटा सेट जो हम खुद बनाते हैं रिग्रेशन के लिए, क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के लिए। एक आर्टिफिशियल डेटा सेट कैसे बनाया जाता है, उनके पैरामीटर्स कौन से होते हैं, सिस्टम में एक सीएसवी फाइल कैसे लोड करते हैं, एक एक्सेल फाइल कैसे लोड करते हैं, एक जेसॉन फाइल कैसे लोड करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सैम्पल डेटा सेट से। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं ना, हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इसका नाम है एसके लर्न। मेरे ये सिस्टम में पहले से ही है, इसलिए मुझे इसे इंपोर्ट करने की आसत ज़रूरत नहीं है, आई मीन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पिप इंस्टॉल एसके लर्न से भी कर सकते हैं। एसके लर्न यानी साइकिट लर्न एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें डेटा सेट्स दे रखे होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डेटा सेट्स को इंपोर्ट किया है। तो ये डेटा सेट्स टॉय डेटा सेट्स होते हैं। रियल वर्ल्ड में जब हम डेटा सेट कलेक्ट करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनहिंज्ड होते हैं। बट ये वाले जो डेटा सेट हैं ये एक्सट्रीमली क्लीन होते हैं, ये प्रैक्टिस डेटा सेट्स होते हैं। तो हम आज एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे काम करेंगे जिसका नाम है लोड अंडरस्कोर डिजिट्स। तो ये पहले हम डेटा सेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस डेटा सेट में हैंड रिटन डिजिट्स की इमेजेस है, यानी मैंने 5 लिखा तो मेरे ह्यूमन हैंड ने लिखा है, वो हैंड रिटन है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें इमेजेस हैं। लगभग अगर बात करें तो 1797 इसमें इमेजेस है वैसे तो, बट मैं वो फीचर्स और आगे चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले इमेजेस ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, लाइक 9 डिजिट्स होती हैं। तो रैंडमली इतने सारे डिजिट्स के हैंड रिटन इमेजेस हैं। इसके अलावा हर इमेज 8 into 8 पिक्सल्स का बना हुआ है, यानी हर इमेज को अगर हम फ्लैटन करें तो 64 नंबर्स बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हमारी कोड की लाइन लिखें, तो वो है फीचर इक्वल टू फीचर्स इक्वल टू डिजिट्स डॉट डेटा। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है? फीचर्स है हमारा, लाइक मैं अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो किसी भी डेटा को, जब कोई भी मॉडल उसको स्टडी करना चाहता है तो वो डेटा में कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम आइरिस फ्लावर डेटा सेट की बात करें, यानी फूलों का डेटा, तो एक फूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हर फूल की पत्ती में कुछ चीज़ें तो होती है, जैसे उस पत्ती का कलर क्या है, या फिर उस पेटल की लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है। सो दीज आर फीचर्स। सो ऐसे ही इस डेटा सेट में भी हमारे पास कुछ फीचर्स होने वाले हैं जो कि अभी हमें डिस्कस करने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ सिस्टम में एंटर कराना चाहते हैं। ना हम सेकंड चीज़ लिखते हैं।
हम फीचर्स और टारगेट दोनों को अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टारगेट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं फीचर्स के अगर डिटेल में जाऊँ, तो फीचर एक मैट्रिक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे फीचर में उसे एज कमेंट लिखता हूँ, ये पूरी नोटबुक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें नोट्स ऐड होंगे। अगर मैं यहाँ पे फीचर डॉट शेप लिखूँ, तो इसका आंसर आएगा कॉमा 1797 कॉमा 64। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल 1797 नंबर ऑफ सैम्पल्स है, इमेजेस हैं, और हर इमेज में 64 नंबर ऑफ फीचर्स हैं पर सैम्पल। यानी इतनी इमेजेस हैं और हर इमेज के लिए इतने सैम्पल हैं, राइट। नाउ टारगेट्स क्या होता है? टारगेट आर दी आउटपुट वेरिएबल। टारगेट एक वन डायमेंशनल वेक्टर होता है, एंड टारगेट बेसिकली आउटपुट लेवल होता है, दिस इज़ द आंसर। अगर हमारे पास एक मॉडल हमने बनाया है जिसका काम है कि ये डिजिट्स को आइडेंटिफाई करे कि नंबर 5 लिखा हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, पर हमारे पास पहले से उसके आंसर भी तो होने चाहिए। लाइक अनसुपरवाइज लर्निंग में तो नहीं होता है, पर सुपरवाइज में हमारे पास लेवल्स होते हैं, डेटा की लेवल्स। तो इसका अगर हम टारगेट का शेप लिखें, इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है और इसमें तो सिर्फ आंसर है, तो हर इमेज के लिए एक वैल्यू गिवन होगी जो उसका आंसर होगा। अगर नंबर 5 या नंबर 3 की इमेज होगी तो उसके आंसर में नंबर 5 या नंबर 3 गिवन होगा। सो दैट इज टारगेट। तो अगर मैं यहाँ पे फीचर 0 लिखूँ, तो लेट्स सी आंसर में हमारे पास क्या आता है। स्पॉइलर अलर्ट, हमारे पास लगभग कुछ एरर आ चुका है। डेटा सेट्स लोड इसको, हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 64 एलिमेंट्स आए हैं। यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर रो में 11 एलिमेंट्स हैं। ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन नहीं है, पर ये एक मैट्रिक्स ही है, एक तरह से एक एरे है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 11 × 6 - 2, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट कम दे रखे हैं। 64 टोटल एलिमेंट्स अगर आप काउंट करके देखेंगे तो ये हमारे हो गए फीचर्स। तो यहाँ पे ये वाला डेटा सेट तो सिस्टम में एंटर हो चुका है, एक सैम्पल डेटा सेट। सो हम लोड अंडरस्कोर डिजिट्स के डेटा सेट को तो डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दी थी। तो हमारे पास और भी बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, जैसे कि लोड अंडरस्कोर आयरस हो गया, एंड आई थिंक एक बॉस्टन का डेटा सेट भी हुआ करता था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई थिंक लोड अंडरस्कोर कैलिफोर्निया करके भी एक डेटा सेट है जिसमें कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा है, बट आई डोंट नो इफ एग्जिस्ट करता है एज ऑफ नाउ। पर मेरे प्रैक्टिस डेटा सेट में तो प्रैक्टिस शीट में तो बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स होंगे जिनमें आप ऐसे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप सेम चीज़ इस वाले डेटा सेट पे भी प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी वो मैं प्रैक्टिस सेट पे दे दूंगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्रिएटिंग अ सिमुलेटेड डेटा सेट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ है? तो एक सिमुलेटेड डेटा सेट एक आर्टिफिशियल डेटा सेट होता है। एक आर्टिफिशियल डेटा सेट यानी खुद से बनाया हुआ। जैसे कि हम अगर ऐसा बहुत लंबा एरे भी बना दे तो वो भी एक डेटा सेट ही बन जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं होगा, अलग बात है। तो हम आर्टिफिशियल डेटा सेट 3 पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाएंगे अभी। तो एक है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है क्लस्टरिंग। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मेक अंडरस्कोर रिग्रेशन इसके लोन से डाउनलोड किया है। सो अब हम यहाँ पे फीचर्स और टारगेट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कोफिशिएंट्स भी एक नया वेरिएबल आया है। अब हम यहाँ मेक रिग्रेशन पे
बहुत सारे पैरामीटर्स डालेंगे। पहला पैरामीटर हम डाल रहे हैं एन अंडरस्कोर सैम्पल्स। ये सारे पैरामीटर मैं लिखने के बाद समझाता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैंने नया कीबोर्ड लिया है, तो अभी मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, इसलिए मैं टाइपिंग मिस्टेक्स भी करता हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। सो यह है हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर्स आए हैं। अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एन अंडरस्कोर सैम्पल्स क्या है? ये हमारे पास वही है कि नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे पास कितने हैं। इसका आंसर है 100। नंबर ऑफ फीचर्स, हमारा जो डेटा सेट होने वाला है उसमें कितने फीचर होंगे। पिछले हमारे लोड अंडरस्कोर डेटा और लोड अंडरस्कोर डिजिट्स में हमारे पास 64 फीचर्स थे ना पर सैम्पल। यहाँ पे हमारे पास 3 फीचर्स होंगे। नाउ एन अंडरस्कोर इन्फॉर्मेटिव, इसका आंसर है 3। तो एन अंडरस्कोर इन्फॉर्मेटिव इज हाउ मेनी फीचर्स आर एक्चुअली वैल्यूएबल। तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव फीचर्स हमेशा नंबर ऑफ फीचर्स का तो बराबर होता है और अक्सर उससे कम ही होता है लार्ज डेटा सेट्स में। तो ये एक रूल है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नाउ वी हैव एन अंडरस्कोर टारगेट्स। तो टारगेट यानी हमारे पास आउटपुट कैसा आना चाहिए। तो ये, क्योंकि एक रिग्रेशन टास्क है तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। नाउ वी हैव नॉइस। नॉइस इसकी हमारा जो इसमें कौन सा डेटा होने वाला है जो ख़राब निकलेगा, तो इसका आंसर 0.0 हमने रखा है। कोफिशिएंट यानी हमारे पास एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है और एक ट्रू कोफिशिएंट होता है, तो इसका आंसर हमने ट्रू रखा है। और रैंडम स्टेट हमारे पास 1 रहेगी। सो ये तो हमने एक रिग्रेशन की बात कर ली है। अब हम सिमिलरली, पहले मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। हमने रिग्रेशन को तो कवर कर ही लिया था, अब हम क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि रिग्रेशन में हमने देखा कि नंबर्स को प्रेडिक्ट किया जाता है, अब मैं क्लासिफिकेशंस के लिए भी सिमिलरली और बहुत सारे पैरामीटर्स को कवर करूँगा। सो एन सैम्पल्स क्या होता है वो मैंने बता दिया था। एन फीचर्स इज़ द नंबर ऑफ फीचर्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ फीचर्स हम 3 रखेंगे। देन उसके बाद एन इन्फॉर्मेटिव इज इक्वल टू, ये भी 3 आ जाएगा ना। उसके बाद एक नया फीचर आता है एन अंडरस्कोर रिडंडेंट। रिडंडेंट यहाँ पे 0 रहेगा। तो रिडंडेंट क्या होता है, जब भी let's say we have a feature A and let's say we have a feature B, both of them are informative features। पर जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे यानी A+B=C, तो ये जो कॉम्बिनेशन से नया फीचर बन रहा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहेगा। क्या ऐसा कोई फीचर हमारे इसमें है? तो अभी हम ऐसा कोई फीचर डाल नहीं रहे हैं जो रिडंडेंट हो, तो यहाँ पे 0 रहेगा। नाउ नंबर ऑफ क्लासेस। क्लासिफिकेशन में हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है और मल्टीपल क्लासिफिकेशंस भी होते हैं। सो बाइनरी क्लासिफिकेशंस में हम 0 और 1 में क्लासिफाई करते हैं। अगर हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ है बहुत सारी, हमें उन्हें जॉनराज में डिवाइड करना है, तो वो मल्टीपल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांस, तो बहुत सारे आ गए, पर यहाँ पे हम सिर्फ 0 और 1 में डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे n क्लासेस रखेंगे। वेट्स इक्वल टू 0.25 एंड 0.75। यहाँ पे लेफ्ट में 0 आता है, राइट में 1 होता है, यानी 25% सैम्पल्स क्लास 0 के होंगे, 75% सैम्पल्स क्लास 1 के होंगे। यहाँ पे क्लास इम्बैलेंस बहुत भारी है, आप देख सकते हैं, पर रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे क्लास इम्बैलेंस काफ़ी हाई यूजुअली रहता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में डेटा
बैलेंस नहीं रहता है, डेटा बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट होता है, कुछ चीज़ें कम आएंगे कुछ ज़्यादा आएंगी। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया। रैंडम स्टेट अगेन जैसे मैंने ऊपर बताया, दिस इज़ फॉर द रैंडमनेस, दैट इज़ इट कवर्स द बेसिकली इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इट्स फिक्स्ड रैंडमनेस। रैंडमनेस वैसे तो हमें क्योंकि थोड़ा सा लानी है, पर उसकी एक सर्टेन डिग्री होती है। कभी कभी हम जब हम बड़े एम एल सिस्टम्स बनाते हैं तो उसमें रैंडम स्टेट 42 रखते हैं, पर यहाँ पे हम छोटा बना रहे हैं तो हम रैंडम स्टेट 1 ही रखेंगे, हमें बहुत हाई डिग्री पे नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस चाहिए भी नहीं, अपने आप ही हो जाएगा जो होना है। नाउ अगर हम अब प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है, फीचर मैट्रिक्स ये रहा, टारगेट वेक्टर ये रहा, यहाँ पे सैम्पल डेटा क्रिएट हो चुका है, दीज आर द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के सैम्पल डेटा आ चुके हैं अप टू 3 पॉइंट्स। अगर हम 9 रखेंगे तो और आ जाएगा, हमारे पास टोटल 100 सैम्पल्स हैं। अब हम क्लस्टरिंग पे जाते हैं। अब हमें क्लस्टरिंग के लिए मेक अंडरस्कोर ब्लॉब्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, विच इज़ ब्लॉब्स और क्लस्टर इंटरचेंजेबल टर्म्स आते हैं मशीन लर्निंग में। क्लस्टर्स आप छोटे से पैकेट्स की तरह मान सकती हो जो डेटा में आते हैं। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा लेबल्ड नहीं होता है, यहाँ पे इसका कोर आइडिया ये है कि हमारे पास डेटा बहुत सारा गिवन होगा, बट हमें उसमें पैटर्न ना खुद पता है, हमें ये नहीं पता कि उसका एंड गोल क्या निकलने वाला है। हमारे एल्गोरिथम का काम ही होता है कि इसमें पैटर्न फाइंड्स करके सिमिलर डेटा को क्लस्टर कर दे। यानी अगेन अगर मैं नेटफ्लिक्स के मूवीज़ का एग्जांपल लूँ तो हॉरर डेटा एक, हॉरर मूवीज़ का डेटा एक क्लस्टर में आ जाएगा, थ्रिलर का एक में आ जाएगा। उसके लिए मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है वो सर्टेन चीज़ों को डिटेक्ट भी करना चाहेगा। जैसे हॉरर में हो सकता है गोस्ट वर्ड या डार्कनेस वाला वर्ड ज़्यादा आता है, ये डिटेक्ट करके एम एल एल्गोरिथम हॉरर में से डाल देगा। पर क्राइम थ्रिलर में मर्डर टर्म ज़्यादा आ सकता है, क्राइम थ्रिलर में डिटेक्टिव टर्म्स ज़्यादा आ सकते हैं, डिटेक्टिव वाला जो वर्ड है, तो ये वर्ड डिटेक्ट करके वो क्राइम थ्रिलर वाले क्लस्टर में एक मूवी को ऐड कर देगा। सिमिलरली रोम कॉम और कॉमेडी में ऐसे वर्ड्स होंगे थोड़े से, लाइक फॉर एग्जांपल लाफ्टर, लव, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, जिससे वो रोमांस और कॉमेडी में क्लस्टराइज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगेन कुछ पैरामीटर्स ऐड करते हैं। नाउ एन अंडरस्कोर सैम्पल्स इज दी, एज आई सेड 100 हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे। इसके बाद एन अंडरस्कोर फीचर्स, आर टू फॉर हियर, अभी हम इतना ही रख रहे हैं। सेंटर्स, सेंटर्स और क्लस्टर्ड एस टी डी, क्लस्टर स्टैंडर्ड। तो हमारे पास सेंटर्स हमारे पास 3 है, सेंटर्स आर द नंबर ऑफ क्लस्टर्स हियर, एंड क्लस्टर स्टैंडर्ड इज बेसिकली द स्प्रेड ऑफ क्लस्टर, ये मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास हमें कितने क्लस्टर चाहिए हमारे डेटा में, तो हमें 3 क्लस्टर चाहिए, सेंटर में 3 आ गए। और स्प्रेड ऑफ क्लस्टर क्या होता है कि वो कितना फैला हुआ रहेगा, उसकी रेंज क्या होगी, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट वो थोड़ा मैथ्स की तरफ हम चले जाएंगे तो उसे मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। और बाय द मैं वर्कशीट में जो प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चंस आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं फॉर्मूला भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। स्प्रेड ऑफ क्लस्टर्स अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊँ तो क्लस्टर एक कितना फैला हुआ होता है, बस इतना। तो यहाँ पे हम उसको 0.5 रखेंगे। तो 0.5 बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर क्लस्टर 0.5 से बड़ा होता है इसका मतलब कि वो थोड़ा ऊपर की साइड में है, ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, या यानी वो कम डेंस होगा। और अगर 0.5 से वो थोड़ा कम है, लेट से 0.2 है, तो वो क्लस्टर काफ़ी डेंस होगा, इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि वो छोटा भी होगा तो जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो जो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड से रहेंगे, और बहुत सारा डेटा हो सकता है छूटता हुआ भी चले जाए। तो अगेन यहाँ पे हमने प्रिंट का स्टेटमेंट भी लगा दिया, और गेट वेक्टर स्लैश इन
तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, क्लस्टरिंग का डेटा भी आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेक रिग्रेशन, मेक क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग तीनों एक साथ कवर हो चुके हैं। नाउ अगर हम आगे की बात करें, बाय द वे शफल रह गया था। शफल यानी जो हमारे पास डेटा होना चाहिए वो पूरी तरह से मिक्स रहना चाहिए। अगर हम क्लस्टरिंग के लिए डेटा डाल रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो कि पहले से ही क्लस्टर पहले से ही बने हुए हैं थोड़े थोड़े। इट शुड बी रैंडमली एंड कम्प्लीटली मिक्स्ड। तो यहाँ पे शफल यानी सच है वो डेटा रैंडमली मिक्स्ड है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग तीनों कवर के लिए। रिग्रेशन इज फॉर प्रेडिक्टिंग अ न्यूमेरिकल आउटपुट, क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइंग एन आउटपुट, एंड मेक ब्लॉब्स, क्लस्टरिंग इज फॉर क्लस्टरिंग ऑफ डेटा। सो अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास तीन बहुत छोटे टॉपिक्स हैं: लोडिंग अ CSV फाइल, लोडिंग एन एक्सेल फाइल एंड लोडिंग अ JSON फाइल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा दे रखा है, और एक मेरे पास CSV फाइल है, एक मेरे पास JSON फाइल है, एक मेरे पास एक्सेल की फाइल है। तो हम पहले इनको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो पांडास क्योंकि हमारा शायद पहले से इंपोर्ट हो रखा है तो हमें ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। हम डायरेक्टली इसी पे चलता है, df इक्वल टू pd.read रीड pd.read अंडरस्कोर CSV। यहाँ पे हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम डेटा का पार्ट डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे टाइटैनिक डॉट डेटा सेट है। तो हम डायरेक्टली टाइटैनिक डॉट डेटा सेट भी लिख सकते हैं और कॉपी पाथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइटैनिक डॉट डेटा सेट लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे df.head। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। अच्छा, हमें पांडास लगता है इंपोर्ट करना पड़ेगा। रन नहीं हो रखा था इसलिए। तो हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे CSV फाइल एक लोड हो चुकी है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, रीड अंडरस्कोर CSV मेथड आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, C++ में पहले से ही ML लाइब्रेरीज में बहुत सारे मेथड्स पहले से ही बने हुए होते हैं। तो आपको ये सिंपली याद रखना है। आप इनके पीछे के कोड को भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यूजुअली पसंद है कि मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं उसकी पूरी तरह से गहराई में चले जाऊँ, मेरे को याद करना पसंद नहीं है। पर अगर हम ML का काम कर रहे हैं, हम फाइनेंस डेटा से डील कर रहे हैं किसी भी टाइप के, तो ये ऐसे काम आ जाता है कि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है सिर्फ याद रखने से। बट आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी साथ खोल के काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि पाइथन एक लैंग्वेज है जो स्लो बना देता है चीज़ों को, बट ओवरऑल जब भी आप डेटा एनालिसिस या ML का काम करेंगे तो शायद ही ऐसी सिचुएशन आए जब आप हार्डवेयर या फाइनेंस के डेटा से डील कर रहे होंगे। अगर आपके फाइनेंस के या फिर मेडिकल के भी हो सकता है, या फिर हार्डवेयर के एप्लीकेशन से, तो C++ और R यूजुअली ज़्यादा काम आती है, जस्ट बिकॉज वो एक फास्टर लैंग्वेज है। पर उसमें फिर आपको बनी बनाई लाइब्रेरीज नहीं मिलती है, वह आपको काम खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ। उप्स, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। एक एक्सेल फाइल है, लेट्स सी, हम इसे इंपोर्ट करके देखते हैं। तो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसके पहले df.head टू, ये भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें भी आ गई है। अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ ट्राई करते हैं, शीट नेम। वैसे तो ये बंद हो चुका था जहाँ तक मुझे पता है, बट हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। या जैसा कि मैंने कहा था ये बंद हो चुका है। बट हालांकि शीट नेम होता क्या था, एक्सेल फाइल्स में जैसे आप जानते हो कि बहुत सारी शीट्स होती हैं, सिर्फ एक शीट नहीं होती है, शीट 1 शीट 2 एक एक्सेल फाइल में।
तो ये उसको टैकल करने का काम आ जाता, बट अब ये टर्म नहीं रहा है आई थिंक। तो आपको इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक जेसॉन फाइल हो चुकी है। अब हम एक जेसॉन फाइल को इम्पोर्ट करके देखते हैं। तो डेटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट अंडरस्कोर जेसॉन, नाम था जेसॉन फाइल का यूएस अंडरस्कोर स्टेट अंडरस्कोर रेसिपीज डॉट जेसॉन। अब हम पहले इसे रन करके देखते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम इसका हेड करते हैं। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक आउटपुट आ चुका है, कॉन्टिनेंट कंट्री स्टेट कुजीन। कॉन्टिनेंट क्या है? कंट्री स्टेट अफ्रीका में तो नॉन लिखा आ रहा है, बट सिंस ये डेटा बहुत बड़ा है, हमने सिर्फ पहली 3 रोज देखी है। तो यहाँ पे कुजीन कुजीन भी सेम ही आ रहा है। इस डेटा को अभी हम खोल के रीड करके नहीं देख रहे, एक टॉय डेटा सेट है। तो इसका जो डेटा होता है वो वेरिएबल कम होता है, रैंडम भी नहीं होता। लाइक एक ऐसे वेस्टेड ही होता है, क्योंकि इसे कलेक्ट तो किया गया होता है यूजुअली, बट ओवरऑल वो बहुत हाई पिक्चर नहीं दे सकता है। हालांकि टाइटैनिक डेटा सेट फॉर एग्जांपल है, तो इसमें टाइटैनिक के सारे पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल सकती है। फॉर एग्जांपल किस सेक्स के लोग ज़्यादा मरे थे। अगर आप ऐसे डेटा को स्टडी करते हैं तो आपको टाइटैनिक की ये बात पता चल जाती है कि उस वक्त बूढ़े और बच्चे कम मरे थे, और फीमेल्स भी कम मरी थी, मर्द ज़्यादा मरे थे, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जितने भी लाइफ बोट्स हैं उनमें पहले फीमेल्स, बूढ़े लोग और बच्चों को डाल देते हैं। ये बात हमें कैसा पता चली? ये बात हमें उनके डेथ रेट से पता चली कि मर्द ज़्यादा मरे थे, फीमेल ज़्यादा जिंदा बच गई थी। तो ऐसी चीज़ें हमें पहले की भी डेटा से पढ़ के पता चल जाती है। तो यहाँ पे अब हमें एक एसक्यूएल डेटाबेस को मान लो इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो मैंने एक सैम्पल डीबी बना रखा है, पर इसका कोड मैं अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी स्कोप के बाहर है। हमें सिर्फ एक सैम्पल डीबी इंपोर्ट करके दिखाना है यहाँ पे। तो अगर मेरे को आपको एसक्यूएल भी समझाना पड़ेगा, एसक्यूएल के कमांड्स हैं, वैसे तो बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास नेम है, सरनेम है, देन जैसे कि दिख रहा है एज है, इंटीजर, देन वी हैव प्री टेस्ट स्कोर, देन वी हैव पोस्ट टेस्ट स्कोर। ये हमारे पास एक सर्टेन डेटा है। या आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि मैं अपनी प्रैक्टिस शीट्स में भी ऐसे बहुत सारे डेटा, ऐसे बहुत सारे कोड्स दूंगा जिससे आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट है और आपको मोर और लेस याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा है इसे। तो अगर हम अब एसक्यूएल डेटा को इंपोर्ट करके देखते हैं फ्रॉम एसक्यूएल इंजन, यहाँ पे अब हम डेटाबेस कनेक्शन के प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसे रन करके देखते हैं। ओके, सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने किया क्या? यहाँ पे हमने अ, सबसे पहले एसक्यूएल एल्केमी से क्रिएट इंजन को इंपोर्ट किया। तो क्रिएट इंजन अगेन पाइथन की एक एसक्यूएल एल्केमी जो लाइब्रेरी है उसका मेथड है। तो क्रिएट इंजन में एक लेट्स से वर्चुअल इंजन क्रिएट हो जाता है। और हमने क्योंकि ऊपर सैम्पल डीबी पहले से ही बना रखा है, सैम्पल डेटाबेस, हम यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, हम टेक्निकली इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है डेटाबेस से। डेटाबेस हमेशा एक अलग एंटिटी होती है। यहाँ पे हमने एंटायर डेटाबेस बनाया पाइथन में एसक्यूएल का यूज़ करके, एक एसक्यूएल डेटाबेस। पर यहाँ पे हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, डेटाबेस कनेक्शन। तो हमने क्रिएट इंजन इस मेथड को इंपोर्ट करके एसक्यूएल लाइट डॉट
अगेन एसक्यूएल के कमांड जैसे ही होता है, सैम्पल डीबी को हमने यहाँ पे डाल दिया है इसके क्वेरी में, इसके इनपुट में। सो यहाँ पे कनेक्शन तो स्टैब्लिश ये कर देगा वर्चुअल इंजन, इसका काम ही यही है। अगर मैं क्रिएट इंजन की गहराई में जाऊँ तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी डिटेल्स है, बट वो काम की नहीं है। अगेन हम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में अच्छे से ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। नाउ रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम डेटा। अगेन सेलेक्ट एक एसक्यूएल का ही कमांड है, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना, फ्रॉम फ्रॉम हमारे डेटा से। तो ये तो एक अपने आप में पूरा कमांड है, पर यहाँ पे डेटा क्या हुआ, डेटा इज़ द डेटाबेस कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, तो हमें क्वेरी को रीड करना है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर कमांड की बात करें तो यहाँ पे सेलेक्ट, ये जो एस्टरिस का सिंबल है, दिस इज़ द कॉलम्स, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलम्स दे रखे हैं, ये आगे चल के कॉलम भी बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको जो चाहिए कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, तो ये आ जाएंगे अपने आप। अब डेटा फ्रेम डॉट हेड हमने लिखा है, तो पहली दो आ चुकी हैं रोज़, हम इसको 3 लिख के देख सकते हैं, तो 3 भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 2 है जो एम एल लर्निंग पाइथन बुक का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एम एल के सबसे बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो से हम डेटा एनालिटिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद प्रॉपर एम एल आएगी। डेटा एनालिटिक्स इसलिए क्योंकि आपको डेटा के साथ खेलना आना चाहिए, आपको इमेजेस डेटा से कैसे डील करना है, अगर आपको डेटा को वेक्टराइज करना है, अगर आपको सी एन एन में डालना है डेटा, तो उसको आपको वेक्टर्स फॉर्म में क्रिएट करना पड़ सकता है। आपको डेटा की छटाई करनी आनी चाहिए, आपको क्लास इम्बैलेंस को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी बची है। तो लगभग आई थिंक 5 चैप्टर तक तो डेटा एनालिसिस ही चलता रहेगा, पर उसके बाद जो एमएल शुरू होगी वो कोर एमएल होगी, और वो आप इंडस्ट्री लेवल तक सीख सकते हैं। इस किताब में तो आई थिंक बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल तक कवर हो जाता है। एडवांस्ड एमएल में आपको थ्योरी भी क्योंकि आनी चाहिए, तो एडवांस्ड एमएल में आप इनोवेशन करने लग जाते हैं। इनोवेशन के लिए आपको बैकग्राउंड आपका पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा और थ्योरेटिकल एमएल मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो उसका भी हम कोर्स आगे पढ़ाएंगे, पहले इस बुक को पूरा कवर कर लेते हैं, बेसिक्स से इंटरमीडिएट पे तो चलते हैं। So I'll be providing you all with notes and worksheets. Thank you all for watching the video.